Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope this video finds in good health and my videos are very informative for you. तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आपका स्कूल इंटर्नशिप पार्ट 1 जो आपका वाइवा इट्स ऑलमोस्ट है 18 नवंबर को मोस्टली बच्चों का वाइवा है। तो उसके बारे में मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करूँगी। जो आप सिलेबस अपना देख सकते हो स्क्रीन पर, इसको मैं डिटेल में बताऊँगी और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे उस टाइम और बाकी कॉलेजेस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चंस और है जो वाइवा में पूछे जाते हैं, तो वो मैंने इनिशियली वो दोनों स्लाइड्स ऐड कर दी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि देयर माइट बी टॉपिक्स जो जैसे एटीआर की रिपोर्ट है तो इतना सारा उसका इंडेक्स होता है, तो कुछ टॉपिक्स उसमें नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका इंडेक्स है, जितनी भी फाइल है, उनका जो इंडेक्स है उसके अंदर जो भी आपने मीनिंग लिखा है, मैं ये नहीं बोल रही आप सब पढ़ो, बट एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स है जो आपको लगता है कि छोड़ देने चाहिए, आप छोड़ना मत, आप उनका एटलीस्ट मीनिंग ज़रूर ज़रूर जान के जाना कि वाइवा में अगर एक्सटर्नल आपसे कुछ भी उससे रिलेटेड पूछते हैं तो आपको मीनिंग पता है, तो आप एटलीस्ट वहाँ कुछ तो बना के बोल पाओ। तो मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो भी हेडिंग्स जो भी आपका इंडेक्स है उस सब का। एंड एक और चीज़ होती है, एक और सिचुएशन जो आती है वो ये आती है कि जो मैंने सुना है और मैंने अपने कॉलेज में भी देखा है कि एक्सटर्नल आते हैं, वो रैंडमली पेज को टर्न करते हैं, जो पेज दिख गया वो उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। तो लास्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल स्टार्ट द वीडियो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टिव जर्नल और रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में, कि इनका डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है? रिफ्लेक्टिव जर्नल आपका एक पर्सनल रिकॉर्ड है, एक डायरी है जहाँ पे इंडिविजुअल आप एज अ टीचर आप डेली बेसिस पे लिख रहे हो अपने थॉट्स एक्सपीरियंसेस। वेर इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मतलब होता है कि आप डीपली कोई इवेंट, कोई एक्सपीरियंस या कोई आइडिया, उसके बारे में कुछ सोचा था आपने और उसके बारे में आप सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपने उससे क्या सीखा। अब इनका डिफरेंस क्या है कि जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है वो थोड़ा कम स्ट्रक्चर्ड होता है, ये एक डायरी की तरह होता है, फ्री फ्लो में लिखते जाते हो। वेरएज़ जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है वो एक स्ट्रक्चर्ड होता है, उसकी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है एंड फॉलोड बाय दी कंक्लूजन। रिफ्लेक्टिव जर्नल जो आपका होता है वो इनफॉर्मल होता है, जैसे मैंने बताया कि फ्री फ्लोइंग राइटिंग होती है। वेरएज़ जो आपकी रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है वो फॉर्मल होती है, ऑर्गेनाइज्ड एक वे में लिखा जाता है। तो ये डिफरेंस आप ज़रूर लर्न कर लेना। मीनिंग में भी ना पूछे बट ये डिफरेंस पूछने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन आपको पता होगा कि आपने बहुत सुना होगा माइक्रो टीचिंग स्किल्स कितने होते हैं, बट टीचर जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है वो ये पूछती है कि टोटल स्किल्स कितने हैं, और वो उस टाइम मोस्टली बच्चों को रिकॉल वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि माइक्रो स्किल का माइक्रो टीचिंग का मीनिंग क्या है। एंड एंडलेस, एंडलेस का मतलब नेम करो टीचिंग स्किल्स या फिर माइक्रो टीचिंग स्किल्स, और कितने टीचिंग स्किल्स है इन टोटल। तो कितने टीचिंग स्किल्स है? 8 टीचिंग स्किल्स है, और ये 8 टीचिंग स्किल एग्जैक्ट ऑर्डर में आप लर्न कर लेना ज़रूर। एक नेक्स्ट चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि ज़रूर जो आपको लर्न करनी है, ये भी आपका वाइवा का क्वेश्चन है कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है। तो स्कूल इंटर्नशिप पार्ट 1 जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो जो आपका वाइवा है, उसका कोड है 251 एंड 253। एंड जो स्कूल इंटर्नशिप पार्ट 2 है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो भी ज़रूर देख लेना। तो पहला जो आपका रजिस्टर है, इट इज स्टिमुलेटेड लेसन प्लान्स के बारे में। तो स्टिमुलेटेड टीचिंग का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टिमुलेटेड टीचिंग का मतलब होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, पढ़ाने की प्रैक्टिस करते हो, कहाँ पे? एक प्रिटेंशियस एनवायरनमेंट में जहाँ पे कोई रियल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, इनफैक्ट वहाँ पे आपके टीचर्स होते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जो स्टिमुलेटेड लेसन प्लान है वो रिहर्सल है। जैसे कोई भी हमारी प्रैक्टिस होती है, म्यूजिक प्रैक्टिस, डांस प्रैक्टिस, तो उससे पहले हम रिहर्सल करते हैं ना। तो यहाँ पे भी रिहर्सल हो रहा है, किसका रिहर्सल हो रहा है? यहाँ पे टीचिंग का रिहर्सल हो रहा है बिफोर एक्चुअली आप रियल टीचिंग, रियल क्लासरूम में जा रहे हो पढ़ाने से पहले हम एक रिहर्सल करते हैं स्टिमुलेटेड लेसन प्लान में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेटेड लेसन प्लान में जो आपकी टीचर है वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करती है, आपके लेसन प्लान्स में जो जो एरर्स होते हैं वो मार्क करती है, और वो एरर्स आप कौन से रजिस्टर में करेक्ट करते हो वो आपके डिस्कशन लेसन प्लान में होता है, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब स्टिमुलेटेड लेसन प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फर्स्ट वन इज नो रियल स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे रियल स्टूडेंट्स नहीं होते, इनफैक्ट आप प्रैक्टिस करते हो अपने फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट, मेंटर्स, इन सब के आगे।
नेक्स्ट लर्निंग स्किल्स की आपकी हेल्प करते हैं कि आप और नए स्किल्स टीचिंग के सीखो, इम्प्रूव करो अपने टीचिंग स्किल्स, लाइक एक्सप्लेनिंग, आस्किंग क्वेश्चंस। एक सेफ एनवायरनमेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको बच्चों के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। अब ये लास्ट पॉइंट है कि ये आपको प्रिपेयर कर देता है कि जब आप रियल क्लासरूम सेटिंग में जाओगे तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही लिखे हैं क्वेश्चंस कि व्हाट इज स्टिमुलेटेड टीचिंग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, व्हाट इज डिस्कशन लेसन प्लान, दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों में से पहले क्या आता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो स्टिमुलेटेड टीचिंग है वो एक प्रिटेंशियस एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पे कोई रियल स्टूडेंट नहीं होता है, इनफैक्ट हम रिहर्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरएज एक जो डिस्कशन लेसन प्लान होता है वो टीचर बनाती है आफ्टर द सिमुलेशन टीचिंग, क्योंकि इसमें क्या करती है टीचर्स की जो प्रिटेंशियस जो सेटिंग थी, जो सिमुलेशन टीचिंग उन्होंने करी, जो जो उसमें एरर्स थे वो सारे एरर्स किस में करेक्ट होते हैं, आपके डिस्कशन लेसन प्लान में, कि क्या क्या स्किल्स है जिसपे आपको बहुत इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, या फिर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है जो आपकी और ज़्यादा होनी चाहिए। तो जितनी भी इंप्रूवमेंट्स होती हैं हम कहाँ पे करते हैं, डिस्कशन लेसन प्लान में करते हैं। वन मोर थिंग कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टिमुलेशन टीचिंग पहले आती है फिर डिस्कशन लेसन प्लान। सो द करेक्ट ऑर्डर इज कि पहले आपकी सिमुलेशन टीचिंग आती है फिर आपका डिस्कशन लेसन प्लान आते हैं जिसमें आप वो एरर्स करेक्ट करते हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज फिर उसके बाद आपका आता है लेसन प्लान, जो आप मेन लेसन प्लान अपना प्रिपेयर करते हो, क्योंकि डिस्कशन लेसन प्लान में आप सीख लेते हो कि ये एक एग्जैक्ट ऑर्डर है लेसन प्लान का। उसके बाद आप अपना लेसन प्लान बनाना शुरू करते हो, और यही आपका बीएड में भी ऑर्डर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिस्कशन लेसन प्लान के। तो डिस्कशन जो लेसन प्लान है वो आपकी हेल्प करता है कि आप प्लानिंग कर पाओ जो आगे आपके लेसन प्लान है, कैसे वो लेसन प्लान को अच्छे से एक ऑर्गेनाइज वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट ये आपको सिखा देता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव कर देता है। तो एक करेक्ट ऑर्डर क्या है अगर हम बोले तो, करेक्ट ऑर्डर है आपका, पहले सिमुलेशन टीचिंग होती है, फिर आपका डिस्कशन लेसन प्लान बनता है, फिर आपका मेन जो एलपीएफ बनाना शुरू करते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो आपकी जो नेक्स्ट फाइल है वो है अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट, एटीआर की आपकी फाइल है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि एटीआर का जो इंडेक्स है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कि किसी को कुछ टॉपिक्स इंक्लूड करने के लिए बोले, किसी को कुछ। तो इसमें मैंने वो टॉपिक्स इंक्लूड करे कि जो मेरे टाइम पे मेरे एटीआर फाइल में थे, एंड देयर माइट भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ उनका मीनिंग ज़रूर ज़रूर पढ़ के चले जाना। तो कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको एटीआर में भले ही आपने अपनी फाइल में लिखे हो या फिर ना लिखे हो, ये आपको मीनिंग एक्सटर्नल एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस लेवल पे आ गए हो तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, कि एवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो एवैल्यूएशन क्या होती है कि हम जो लास्ट में करते हैं, असेसमेंट वो होता है जो आप कह सकते हो रेगुलर बेसिस पे होता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। मेजरमेंट क्या होता है कि जब हम नंबर्स या फिर स्कोर्स असाइन करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को। तो पहली चीज़, मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट आपको पता होना चाहिए। तो एक सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं कि मीनिंग क्या है अचीवमेंट टेस्ट का। अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट है जो ये देखता है कि जो बच्चा, उसे जो पढ़ाया गया है, कोई सब्जेक्ट कोई स्किल उसको जो पढ़ाया गया है उसे वो कितना समझ आया है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अचीवमेंट टेस्ट को हम बोल सकते हैं अ टेस्ट दैट चेक्स हाउ मच अ स्टूडेंट हैज लर्न और व्हाट दे हैव अचीव्ड इन अ सब्जेक्ट और स्किल। नेक्स्ट इज योर डेफिनेशन। तो एक जो चैलेंज सबके सबके आगे आता है, मेरे आगे भी आया था कि डेफिनेशंस, अब इतनी सारी डेफिनेशंस है, एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, इतना पॉसिबल मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारी डेफिनेशंस को रिटेन कर सके, एकदम मगअप कर सके। तो एग्जाम में अगर आपको मीनिंग पता है, एक्सटर्नल के वक्त आपको मीनिंग पता है, तो आप डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। एक एटीआर की डेफिनेशन मैं आपको बोलूंगी कि आप लर्न कर लेना, बट जब भी आप डेफिनेशन सुना रहे हो तो मैम को एक पॉइंट जरूर ज़रूर बोल देना पहले कि मैम जो डेफिनेशन है वो एनईपी 2020 ने चेंज कर दिया है, कि जो डेफिनेशन है वो रोट मेमोराइजेशन आपकी प्रमोट करता है, मतलब रट्टाफिकेशन प्रमोट करता है, विच इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि उससे एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं होती। फिर अपनी डेफिनेशन सुना देना। तो मैंने एक छोटी सी यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट की डेफिनेशन रखी है। इट इज़ डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिसाइड्स व्हाट अ पर्सन हैज लर्नड टू डू। ये किसने दी आपकी डेफिनेशन, थॉर्नडाई ने दी है। अब आपसे अचीवमेंट टेस्ट के नीड पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं, फीचर्स पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। तो कुछ कॉमन पॉइंट आप ज़रूर लर्न कर लेना कि आप बच्चे की लर्निंग मेजर करता है, प्रोग्रेस ट्रैक करता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताता है, एंड गाइड्स करता है टीचिंग की। एक जो टीचर है वो अपने फ्यूचर लेसन प्लान इसके बेसिस पे प्रिपेयर कर सकती है।
अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी जो भी आपकी फ़ाइल है, स्पेशली जो एटीआर की फ़ाइल है, उसमें जो हेडिंग्स आपने लिखी हुई है, जैसे एटीआर के फंक्शंस, फीचर्स, उन सब के एटलीस्ट 3-3 या 4-4 पॉइंट ज़रूर लर्न कर लेना, या फिर कोई कॉमन पॉइंट निकलवा लेना, मतलब अपनी फ़ाइल से निकाल लेना कि जो सब पे एप्लीकेबल हो। हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है कि टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट के दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड द अनदर वन इज टीचर मेड टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो होता है जहाँ पे सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस बच्चे को दिए जाते हैं एंड उनके स्कोर्स को कंपेयर करा जाता है। वेर इज जो टीचर मेड टेस्ट है उसके अंदर तीन कैटेगरीज आती है। द फर्स्ट वन इज रिटन, सेकंड वन इज ओरल टेस्ट एंड द थर्ड वन इज प्रैक्टिकल टेस्ट। अब जो ये तीन कैटेगरीज है ये टीचर मेड टेस्ट की, वो गलती से स्टैंडर्डाइज टेस्ट से आ रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि टीचर मेड टेस्ट में तीन कैटेगरीज आती है, written, oral and practical. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एटीआर के कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स जरूर जरूर लर्न कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फर्स्ट वन इज की प्लानिंग ऑफ टेस्ट, जो आपका पहला स्टेप है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हो, आप मैक्सिमम टाइम कितना दोगे टेस्ट को, कितने क्वेश्चंस होएंगे। नेक्स्ट वन इज डिजाइन ऑफ टेस्ट, कि कितनी वेटेज रहेगी कंटेंट की, कौन सा टॉपिक है, कितने मार्क्स का वो टॉपिक होगा, कितने फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू कितने होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, शॉर्ट आंसर कितने होंगे, ये सब डिसाइड करते हो आप सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप इज की प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, और यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्लूप्रिंट। तो इसका मीनिंग जरूर कर लेना कि ब्लूप्रिंट एक रोड मैप की तरह होता है एजुकेशन में, जो आप क्वेश्चन पेपर, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ योर स्कोर की, मार्किंग स्कीम, एंड द लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। अब जो मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स लिखे हैं ये वेरी कर सकता है, मे बी आपको गूगल पे 8 स्टेप्स मिले हो, तो जो आपके लिए कन्वीनियंट रहता है अब वो वाला लर्न कर लेना। मेरा यहाँ पे मेन जो बताने का एम है इट इज़ कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एटीआर के स्टेप्स क्या है। इसके बाद मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और डिफिकल्टी इंडेक्स इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है, और इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट इज कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। मीनिंग ऑफ मीन, मोड, मीडियन, इनका मीनिंग तो ज़रूर कर लेना क्योंकि ये आपने ज़रूर आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट में यूज़ करा होगा। ओजाइव, स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंट्रल टेंडेंसी, आइटम एनालिसिस, डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट, इनका मीनिंग ज़रूर 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 कर लेना। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और भले ही मीन, मोड, मीडियन बहुत ईजी टॉपिक है, बट पता नहीं मेरे को ये उस टाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा था। तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको मेरी तरह प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ कीवर्ड्स, मतलब इनका मीनिंग समझने के लिए ना कुछ कीवर्ड्स लर्न कर लो, कि आपको बस मीनिंग किसी भी तरह समझ आ जाए, जिससे कि आपके पास एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके पास एटलीस्ट कुछ तो बोलने को है, क्योंकि ये वाले पार्ट में तो एक्सटर्नल ज़रूर ज़रूर पूछते हैं। मैंने देखा है कि मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन ज़रूर बनता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहीं पे आके अटकते हैं। एंड फॉर्मूला भी पूछते हैं एक्सटर्नल। फॉर्मूला के चांसेस 60% होते हैं, 40% मैंने देखा है कि थ्योरी पूछते हैं, एंड वो 60% भी वो एक्सटर्नल होते हैं जो ज़्यादा डिटेल में आपकी फाइल, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है आपके वाइवा के बारे में, तो फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो फॉर्मूला और ये जो एडिशनल क्वेश्चंस मैंने बोले हैं ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपके क्वेश्चन है, तो ज़रूर कर लेना। और कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपके इंडेक्स में आपने वो टॉपिक ऐड करा है और यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो उसका मीनिंग भी ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया लेसन प्लान। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मल्टीमीडिया लेसन प्लान का मतलब क्या है। तो मल्टीमीडिया एक आप कह सकते हो एक लेसन प्लान, एक टीचिंग प्लान है जो कि यूज़ करता है अलग अलग तरह की मीडिया, जैसे वीडियोस, पिक्चर्स, ऑडियो, स्लाइड्स, जिससे कि जो बच्चे वो अलग अलग तरीक़ों से पढ़ सके और एक बोर्डम उनकी पढ़ाई में ना आए, और ये लर्निंग को काफ़ी एंगेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनाता है। एक और चीज़ आप बोल सकते हो इस लेसन प्लान के साथ कि मैम ये लेसन प्लान इट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लास में वेराइटी ऑफ लर्नर्स होते हैं, एंड टू कैटर द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। ऑडियो लर्नर होते हैं, वीडियो आप कह सकते हो विजुअल लर्नर्स होते हैं जिन्हें वीडियो देख के समझ आता है, तो उन सबकी नीड्स को ये वाला लेसन प्लान फुलफिल करता है। एक और क्वेश्चन आता है कि अपार्ट फ्रॉम मल्टीमीडिया लेसन प्लान और क्या क्या ई रिसोर्सेज एज अ टीचर आप अपनी क्लास में यूज़ कर सकते हो। तो आप ई लाइब्रेरीज बोल सकते हो जहाँ पे आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो, एडिशनल बुक्स प्रोवाइड कर सकते हो जैसे वो अपने नोट्स बना सकते हैं। ई पोर्टफोलियो जो मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में भी यूज़ होता है, जो बच्चों की प्रोग्रेस चेक करता है, एंड पीपीटी का आप यूज़ बता सकते हो। तो ये कुछ एडिशनल ई रिसोर्सेज है जो आपको पता होने चाहिए।
नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट बुक रिव्यू। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल डायरेक्टली पूछ सकता है कि टेक्स्ट बुक रिव्यू का मतलब क्या है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो टेक्स्ट बुक रिव्यू का मतलब है कि इवैल्यूएशन कर रहे हो आप किसकी, टेक्स्ट बुक की, कि ये देखने के लिए कि कितनी वो बुक अच्छी है, कितनी अच्छे से उस बुक ने एक्सप्लेन करा है कंसेप्ट को, और कितनी वो यूजफुल है बच्चों के लिए। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स्ट बुक रिव्यू के, द फर्स्ट वन इज कंटेंट, कि आप ये देखते हो कि जो बुक है क्या वो राइट टॉपिक्स कवर कर रही है। नेक्स्ट क्लियरिटी, क्या जो लैंग्वेज मेंशन्ड है वो क्लियर है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में आप ये देखते हो कि जो कंसेप्ट ऐड करा गया है, जो इन्फॉर्मेशन है, क्या वो एज अप्रोप्रिएट है, और क्या वो जो कंसेप्ट है वो अप टू डेट है। अब एक और चीज जो आपको टेक्स्ट बुक रिव्यू में जरूर पता होनी चाहिए कि नेम ऑफ द बुक, उस बुक के प्रोज एंड कॉन्स जरूर कर लेना कि कौन सी चीज आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको लगता है कि इंप्रूव हो सकती है, उस बुक का पब्लिशर कौन है। अब जो आपका नेक्स्ट जो आपने अपनी फाइल में टॉपिक ऐड करा है वो है पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन। तो सिंपली क्वेश्चन आता है कि पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है। तो पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब आप अपने जो पीयर्स होते हैं उनको देखते हो, उनसे सीखते हो, अपने क्लासमेट्स से उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उनकी टीचिंग प्रैक्टिस को ऑब्जर्व कर रहे हो, उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो क्लास में जाके, एंड उनसे भी आप सीख रहे हो। तो एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन वन वे प्रोसेस है या फिर टू वे प्रोसेस है, क्योंकि मेरे से मेरी मैम ने पूछा था। तो पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन एक टू वे प्रोसेस है, आप सिर्फ उनको फीडबैक नहीं दे रहे, इनफैक्ट उनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस से भी आप सीख रहे हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, जो टीचर्स है वो नई टीचिंग स्ट्रैटेजी सीख सकती है बाय ऑब्जर्विंग द पीयर्स। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपके पीयर को देखकर आपको भी एक कह सकते हो आप भी कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ मैं भी पढ़ा सकती हूँ या मैं भी पढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज मेंटोरशिप एंड सपोर्ट। पीयर ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म फॉर मेंटर्स जहाँ पे वो आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट लेस एक्सपीरियंस टीचर्स, मतलब जो ट्रेनी टीचर्स है, एंड फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ मेंटोरशिप विद इन schools. Now moving to the last slide, which is your last file, pupil teachers diary. Simply क्वेश्चन आता है कि pupil teachers diary क्या है। पीपल टीचर्स डायरी एक नोटबुक है जहाँ पे आप जो वुड बी टीचर है, ट्रेनी टीचर्स है, वो अपना डेली टीचिंग एक्सपीरियंस लिखती है स्कूल में कि उन्होंने क्या सीखा, उनकी जो लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन थी वो कैसी थी, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे, और क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे डेली एंट्री टीचर करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है अपनी प्रैक्टिसेस पे, एंड क्या क्या चीज़ें वो अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकती है दैट इट कुड बिकम मोर बेटर, एंड एक अपनी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक रहती है इससे। इट हेल्प्स द टीचर सी हाउ मच दे हैव लर्नड एंड हाउ मच दे हैव इम्प्रूव्ड। अब एक लास्ट टॉपिक जो आपकी किसी फाइल का पार्ट नहीं है बट वाइवा एक आपके लिए खुद में एक एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली ये टीचिंग वाला। एंड देर माइट बी क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते होंगे, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब नहीं याद रख सकते, हमारी नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हमें वर्बली कंसेप्ट पता हो। तो कोई क्वेश्चन जब आपको नहीं आता, इन अ वेरी पोलाइट वे, just simply say sorry ma'am or sorry sir, I'm not able to recall that at the moment. That's completely fine. And one more thing कि वाइवा है, मैंने अभी तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए जो आपने पढ़ाया है, ये पीपल टीचर्स डायरी, एटीआर, इन सब का मतलब पता होना चाहिए। But the primary thing in a Viva is your confidence and the way you are speaking, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, कितने अच्छे से आप अपने कंसेप्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, ये पहली चीज देखी जाती है। एंड द सेकंड वन इज योर knowledge. So that's it for this video. If you guys liked my video, do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Till then, thank you everyone. Best of luck. You'll surely ace your Viva. Thank you.